विवाह के बाद जहाँ मैं गई थी वह छोटा सा कस्बा नुमा शहर था और नया नया जिला बना था। वहाँ के सांसद पुराने धाकड़ नेता थे और उन्होंने विकास के नाम पर उस छोटे से कस्बे में कई फ्लाईओवर बना दिए थे। मेरी ननद नंदोई भी वहीं थे। प्रशासनिक हलकों की खबरें अक्सर सुनी सुनाई जाती थी क्योंकि मेरे ससुर जी भी पशुपालन विभाग के उप निदेशक के पद पर पोस्टेड थे। बातों बातों में पूर्व एसडीएम और उनके पत्नी की भी बातें। अरे ये तो रीना दी है। अरे हाँ, यही तो थी वो, आप जानती हैं। नंदोई जी आश्चर्यचकित थे। हाँ, प्रीति दी की फ्रेंड थी। हमारा घरेलू संबंध था। इनकी बड़ी बहन दीपा जो अपर कलेक्टर हैं। हाँ, दीपा दी 1 साल सीनियर थी यूनिवर्सिटी में प्रीति दी से। ननद और नंदोई से ही और भी बातें पता चली थी। रीना दी के पति जितने ही फ्लैक्सिबल अधिकारी थे उतने ही अड़ियल पति। उनके घर के नौकर चाकर, माली, आने जाने वाले कर्मचारियों से जो बातें निकल कर आती थी उनसे उनका चरित्र किसी अनसिक्योर्ड साइको व्यक्ति का लगता। बात बात में रीना दी को झिड़कना, अपमानित करना, खाने की थाली पटकना, नौकरों के सामने ही हाथ उठा देना, कई बार पार्टी इत्यादि में डार्क मेकअप के बावजूद उनके चेहरे के निशान छुप नहीं पाए थे। एक बार उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। काम करने वाली मेहरी ने पड़ोसियों को बताया, साहब ने हाथ मरोड़ दिया था मेम साहब का। उस समय रीना दी के बारे में वो सब सुनकर बहुत अपसेट हो गई थी मैं। एकदम से दोनों बहनों का चेहरा आँख के आगे नाचने लगा था। याद आ गई थी दीपा दी। ए मैडम जी, पानी पी के आ रहे हैं हम लोग। उधर मैडम लिसन लिसन कहती रहती, उधर दीपा दी क्लास के बाहर। पूरी क्लास ठहाकों में लहालोट। मैडम की लाल आंखों को धता बता अगले ही पल दीपा दी हम लोग अंदर आए मैडम जी कहती क्लास में दाखिल। फिर ठहाकों का दौरा। वह गोरखपुर का शायद पहला और सबसे पुराना गर्ल्स स्कूल था जो पूर्णतः मिशनरी था। हर प्रतिष्ठित परिवार का अपने लड़कियों के लिए पहली प्राथमिकता में स्कूल का नाम होता। दीपा दी के पापा आईएएस थे, खासे रसूखदार, पर दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। खूबसूरत तो दोनों ही थी, भक्क गोरी लंबी और सुघड़ नाक नक्शा। पर जहाँ दीपा दी थी जहीन धाकड़ व्यक्तित्व की स्वामिनी, वहीं रीना दी थी औसत पढ़ाई लिखाई स्वभाव हर चीज़ में धीमे। उनके व्यक्तित्व में सौम्यता नहीं दब्बूपना झलकता, पीछे चलने वालों जैसा एटीट्यूड। पर दीपा दी तो थी अग्रणी, कभी पीछे चलने वालों में नहीं, हमेशा आगे। अपनी तरह की एक ही थी वो। दूर से ही प्रीति दीदी को हाक लगाती, ए प्रीति कहाँ हो, दिखाई नहीं देती तू। चाची लोग सब ठीक है ना। सड़क पर खड़ी हो बतियाने लगती। ऐसे ही एक बार पास से गुजरते एक लड़के ने उनकी खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में कमेंट पास किया था और वह तुरंत पलट उस लड़के को रोक ललकारते हुए अपनी इंग्लिश में अच्छा खासा लेक्चर सुना डाला था। आखिर स्कूल के हर डिबेट कंपटीशन की विजेता रही थी वो। ऐसी थी दीपा दी, किसी भी परिस्थितियों को आसान बना देने वाली, कहीं भी भीड़ जाने वाली, पूरा लड़ाका। उनकी दबंगई की कुछ यादें तो अब भी चेहरे पर मुस्कान ला देती है। हम सब जुबली टॉकीज में पिक्चर देखने गई थी, खचाखच भरा हॉल। उन दिनों हम सभी सहेलियों शाहरुख की दीवानी थी। भारी एक्साइटमेंट था, पर फिल्म शुरू होने के कुछ देर बाद ही दिमाग खराब हो गया। कुछ आवारा लड़के पीछे बैठे थे, पीछे से पैर लगाते, कमेंट पास करते। सीट पर बैठे रहना कठिन हो रहा था, पर अगले ही पल अंधेरे हॉल में दीपा दी की कड़कती आवाज़ गूंजी, ठीक से बैठो सब, वरना हमको ठीक से बैठाना आता है। उसके बाद किसी ने चू नहीं की। यूँ भी दीपा दी शाहरुख की दीवानी थी, भला फिल्म में व्यवधान वो कैसे सहती। शाहरुख की फिल्म वो पूरा मगन होकर देखती। कुल मिलाकर उनके रंग ढंग ऐसे कि लड़के भी पानी भरे। कोई लड़का उनके पास फटकता भी नहीं था सिवाय रोहित भैया के। लंबे कसरती बदन के रोहित भैया उनकी बुआ की तरफ से रिश्तेदार थे। अच्छी खासी जमींदारी थी, पर आईएएस का भूत सवार था। बीए एलएलबी प्रयागराज से किए,
अभी और कई साल रहते वहाँ पर। पिताजी का देहांत हो जाने से उन्हें गोरखपुर वापस आ जाना पड़ा। फिलहाल उन्होंने भी एमएम में दीपा दी के साथ ही दाखिला लिया था। दीपा दी के लिए उनकी आंखों में स्नेह गाहे बचाहे छलक सा जाता था और इस छलकने को वो रोकते भी नहीं थे। दीपा दी भी उनके सानिध्य में बड़ी कंफर्टेबल रहती थी। विश्वविद्यालय में लगभग सभी ने मान लिया दीपा और रोहित जरूर जीवन साथी बनेंगे। दो बातें लगभग तय थी, रोहित भैया का आईएएस बनना और दीपा दी के साथ उनकी शादी। पर दोनों ही बातें शायद विधि को मंजूर नहीं थी। कई बार सामने बिल्कुल साफ दिखती चीज़ें भी दरअसल वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। दीपा दी की शादी में हम सब गए थे, मैं और मेरी सहेलियाँ, प्रीति दी और उनकी सहेलियाँ, दीपा दी के क्लासमेट्स। पर रोहित भैया नहीं आए थे। दीपा दी गोरी भक और कहा जीजा जी बिल्कुल तवे का उल्टा। पीसीएस अधिकारी जैसी कोई बात व्यक्तित्व भी नहीं थी। न चाहते हुए भी रोहित भैया का चेहरा आंखों के आगे आ जा रहा था। विवाह के बाद एक बार आई थी दीपा दी हमारे घर, पूरी छन छन बनी हुई, कलाइयों तक चूड़ियाँ, भारी साड़ी, पीले सिंदूर से भरी मांग, जेवरों से लदी फंदी। आते ही आलता लगे पांव उठाकर सफ़ेद चादर बिछे पलंग पर बैठ गई थी। अब मेरी शादी का कुछ खामियाजा आप लोग भी भुगतो ना। जब मलमल कर चादर का रंग छुड़ाओगे तब ना चाहते हुए भी हम याद आएंगी। अम्मा ने वो चादर वैसे ही उठाकर रख दी थी। दीपा दी के आलता लगे पैरों की छाप को धुलने देने में उन्हें अपशगुन सा लगता था। आज भी शायद अम्मा के किसी पुराने बक्से में वो चादर जस की तस पड़ी हो। प्रीति दी की शादी रीना दी से पहले हुई थी। रीना दी की शादी में प्रीति दीदी दिल्ली से आई थी। उसी शादी में दीपा दी से भी मिले थे हम लोग। साधारण शादीशुदा लड़कियों जैसा एटीट्यूड था उनका। पति और बच्चों में मगन स्त्री, उच्च अधिकारी पति, दो प्यारे बच्चे। पता नहीं क्यों मुझे दीपा दी का वो सुखी स्त्री वाला रूप भाया नहीं था। सच, विवाह लड़कियों को खा जाता है पूरी तरह। दीपा दी बहाने बिंदास बेधड़क लड़की जो हर लाइन की धज्जी उड़ाती थी। अपनी स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र व्यक्तित्व, कैसे तो हाँ जी करने वाली औरत में तब्दील होती जा रही थी। इधर माँ और चाची लोग तो ठंडी सांसें भर रही थी उनके ठाट बाट देख। महेश जी ने अपनी दोनों बेटियों के लिए अफसर दामाद ढूंढे। राज करेंगी बेटियां, गाड़ी बंगला नौकर चाकर रुपया गहना, आखिर लड़कियों के लिए इससे ज़्यादा सुख आदमी क्या चाह सकता है। अम्मा लोग उसी ज़माने की थी जब लड़कियों के लिए आईएएस पीसीएस लड़के मिलना मानो उनके भाग जागना। इंजीनियर डॉक्टर भी ऊंची हैसियत वालों के लिए रिजर्व होते। हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियों के लिए प्रोफेसर, बैंक कर्मी, जामाता मिलना बड़ी बात होती थी। फिर बीच के कुछ वर्ष चुपचाप चले गए। हाँ, गोरखपुर आने पर प्रीति दीदी मुझे लेकर दीपा दी के घर जरूर जाती थी। कभी दीपा दी आई होती तो उनसे मुलाकात हो जाती, कभी रीना दी से भी। अक्सर ऐसा होता कि रीना दी और प्रीति दी कमरे में बंद हो जाती, मुझे बोरियत होती। आखिर बच्चों के साथ कितनी देर मन बहलाती। फिर रीना दी की मम्मी का घुमा फिराकर मेरी शादी की बात पूछना भी मुझे नहीं सुहाता था। अब शादी में देरी हो रही है तो मैं क्या कर सकती थी। पापा देख तो रहे हैं। सब लड़कियों की तरह एमए करते ना करते मेरी शादी नहीं हो पाई तो कौन सा आसमान फट पड़ा। यूँ भी देख तो रही हूँ इन सभी शादीशुदा औरतों को, सबकी सब यूँ हो गई हैं मानो शादी से पहले की उनकी ज़िंदगी किसी दूसरे जन्म की बातें हों। रीना दी से मिलकर आने के बाद प्रीति दी क्यों गुमसुम सी हो जाती थी, अब इतने वर्षों बाद जान पाई। प्रीति दीदी कितनी बकबक ही थी। अम्मा कहती पेट में पानी नहीं पचा सकती ये लड़की, पर अपनी सहेली की बातें कैसे तो पचा गई थी। लेकिन रीना दी क्यों सहती थी। अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखा उन्होंने। शादी के 14 सालों के बाद पीपीएस क्वालिफाई किया था उन्होंने। ये खबर मैंने भी सुनी थी और उनके लिए संतोष से भर गई थी। आजकल के बच्चे वैसे कुछ मनचाहा कर लेने पा लेने पर कहते हैं ना, चमक कर यस, बस वैसे ही कुछ अनुभूति हुई थी मुझे दीपा दी को लेकर लगा था। मैं भी
बच्चों की तरह जोश से बोलूं, यस। मैं भी बच्चों की तरह जोश से बोलूं, यस। ये हुई ना बात। बेटे के स्कूल का वार्षिकोत्सव था। वहाँ दीपा दी चीफ गेस्ट थी। स्कूल के इनविटेशन कार्ड पर उनका नाम था। वह इस शहर में है, मुझे पता है, पर इतना बड़ा शहर और फिर पतिदेव का स्वभाव ऐसा था कि मेरे मायके तरफ के परिचितों से मिलने मिलाने में उनकी कोई रुचि नहीं। विवाह के बाद लड़कियां बदल जाती हैं, ये तो खूब देखा सुना था, पर क्यों बदल जाती हैं इसकी दीक्षा और विवाह के बाद बखूबी मिल गई थी। उनका मुझे इस तरह पुकारना और फिर बेहद आत्मीयता से हालचाल पूछने लगना आसपास खड़े लोगों को न सिर्फ हैरान कर रहा था, बल्कि अचानक से बेटे के स्कूल में मैं महत्वपूर्ण बन उठी थी। उनका आत्मीयता से ये कहना, तुम्हें मालूम था ना मैं यहाँ हूँ, फिर मिलने क्यों नहीं आई? मैं संकोच से भर गई। आप बिजी रहती होंगी ये सोचकर। अपना एड्रेस दो, इस संडे गाड़ी भेज दूंगी। नो, कोई बहाना नहीं चलेगा। संडे ठीक 12 बजे उनका ड्राइवर आ गया। पति और बच्चों के बिना ही मैं गई। पतिदेव ने पहले ही मना कर दिया था और पहली ही बार बच्चों के साथ मैं जाना नहीं चाहती थी। अकेले जाना एक तरह से मेरे लिए अच्छा ही था। दीपा दीदी और जीजा जी ही थे। जीजा जी कहीं निकलने वाले थे। दीदी सुघड़ गृहिणी की तरह नौकरों को निर्देश दे रही थी। जीजा जी बीच बीच में मुझसे भी बतिया रहे थे। सब कुछ एक नॉर्मल फैमिली की तरह ही था। सच अफवाहें भी क्या गजब ढाती हैं। दीपा दी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सोचा भी नहीं जाता। उनकी शख्सियत तो ऐसी रही थी कि अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चिंत ही उसकी कुछ परिणति भी होती। आधा अधूरा कुछ उनको सूट नहीं करता था। अच्छा साली साहिबा, मैं चला। अब आप अपनी दीदी जी से जी भर कर गप्पे मारिए। इन्होंने खास आपके लिए ही आज छुट्टी ली है, वरना हम लोगों की छुट्टी कहाँ। कहकर जीजाजी चले गए। 10 मिनट में मैं आई, कहकर दीदी बाथरूम में घुस गई। नहाकर आई तो ढीले कुर्ते सफ़ेद सलवार में खूब फ्रेश लग रही थी। आकर सोफे में मेरे पास ही धंस गई। सबकी खोज खबर लेती रही, प्रीति दीदी की, चाची लोगों की, अम्मा की। मेरे भीतर भी ढेरों प्रश्न थे उनको लेकर, रीना दी को लेकर। इधर उधर से सुनाई पड़ जाती अफवाहों को लेकर। लगा अभी पूछ लूं, क्या पता ये एकांत फिर जुटे ना जुटे। मैंने कुरेद दिया और दीदी शुरू हो गई। तुम नहीं जानती मेरे पिताजी कैसा दामाद हमारे लिए ढूंढे रहे थे। आईएएस पीसीएस दामाद। कोई परिवार नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, बस लड़का अफसर है। आपके जीजाजी एक साधारण किसान परिवार से थे। ऊपर से उनकी शक्ल सूरत रावण के परिवार से कम नहीं लगती थी। क्या दीदी, आप भी? वह हंस पड़ी। मेरी तस्वीरें, शिक्षा और मेरे पिता की स्थिति देखने के बाद कोई गुंजाइश नहीं थी और हमारी शादी हो गई। मैं भी शक्ल से ज़्यादा लड़के की पढ़ाई पर जा रही थी। लेकिन बहुत जल्दी मुझे समझ आ गया कि अच्छी शिक्षा किसी इंसान के बड़ा आदमी बनने की गारंटी नहीं होती। बहुत जल्दी मुझे तुम्हारे जीजा जी का असली चेहरा समझ आ गया। मेरी तारीफ, मेरी सराहना, ये उनके बर्दाश्त के बाहर लगता है। बात बात में झिड़कना, नीचा दिखाना, अपनी पढ़ाई, अपने रुतबे की डिंगे हाँकना। याद है शादी से पहले मैं कैसे गलत होते देख लड़ पड़ा करती थी। माँ इसके लिए हमेशा मुझे फटकारती। क्या ज़रूरत दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की। पर अन्याय होता देख चुप लगा जाना, इसलिए कि वे अन्याय मेरे साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा है, ये तो मेरी फितरत थी ही नहीं। पर अब तो ये था कि दूसरे को क्या कहूँ। अपने साथ ही कुछ सही नहीं कर पा रही थी। विरोध करने, तर्क करने पर वो सभ्यता की सारी सीमा लांघ जाता था। घर वालों, नौकरों, बच्चों के सामने ही बेइज्जती होती थी। मन मारकर चुप रहने लगा सरेंडर कर देने से शायद हालात सुधरे, पर उसका रवैया नहीं बदला। बच्चे बड़े हो रहे थे। पिता की देखा देखी वे भी मुझसे ढंग से बात नहीं करते। उनका टिफ़िन तैयार करना, उनके कपड़े धुले प्रेस किए हो, उनके जूते पॉलिश हुए रहे, उनका होमवर्क समय से पूरा हो जाए, बस उनकी ज़िंदगी में भी मेरी यही अहमियत बन गई थी। ये एक फैक्ट है। घर वैसा ही होता है जैसा घर का मालिक होता है, और घर का मालिक हमेशा पुरुष ही होता है। पता है, जब कभी पुरानी बातें, पुराना एल्बम या ऐसा कुछ याद आता तो मन में टीस उठती।
मैं क्यों होती जा रही हूँ ऐसी? लगता पहले वाली दीपा गुम हो गई है और गला फाड़कर चिल्ला रही है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ ऐसा कि अपना आप मुझे मिल जाए। मेरे पास सब कुछ था, अच्छी भली गृहस्थी, बच्चे, समृद्धि से भरा जीवन। पर शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब मैंने अपने आप को भूला हुआ ना पाया हो। हर दिन मैं अपने आप से हजारों प्रश्न करती। विश्वास करोगी, अपने अस्तित्व की पहचान के लिए मैंने एक बार घर के पास एक स्कूल में महज 5,000 रुपये की नौकरी की। पतिदेव ने उसकी भी हंसी उड़ाई, एक दिन उसे भी छोड़ आई। पतिदेव के व्यंग या तानों से नहीं, बल्कि 4 दिन की छुट्टी के स्कूल प्रबंधन ने 3,000 रुपये काट लिए थे। इतना अपमान लगा कि फिर गई ही नहीं। पर घर के भीतर रोज व रोज अपमानित होना था। ये ख्याल जीने नहीं देता कि मैं अपना पालन पोषण स्वयं नहीं कर सकती। रोटी और छत के लिए अपने आप को इस तरह जलील होने देती हूँ। पढ़ती खूब थी, लगा अब सीरियसली पढ़ूं। मायके आई तो वापसी में किताबों से भरा बैग भी ले आई। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पत्रिकाएं मंगाने लगी। पतिदेव को बताया कि बड़े हो रहे बच्चों के लिए है ये। समाचार ध्यान से पहले भी सुनती थी। करंट अफेयर्स की नॉलेज से अपने को अपडेट रखने की आदत पहले भी थी। ये सब अब काम आ रहा था। पति की नौकरी की सहूलियत कम नहीं थी। घर में हर काम के लिए नौकर, और सबसे बड़ी राहत कि पति महोदय घर में रहते ही नहीं थे। कभी दौरे पर, कभी मीटिंग में मैं निश्चिंत होकर पढ़ती। ज़्यादातर दिन में कोशिश करती बच्चों के रहते किताबें, नोट्स ना खोलूं। पति और बच्चों के रहते किताबें छिपी रहती। एक फैक्ट और पता चला, हर औरत अपने ही घर में अपना एक छुपा हुआ कोना जरूर बनाती है। एक ऐसी भेद भरी जगह जिसका पता उसे अपनों से ही छुपाकर रखना होता है। मैंने पति की झिझकी या गुस्से पर ध्यान देना बंद कर दिया था। 2 वर्ष मैंने जमकर मेहनत की। एक वर्ष तो पाठ्यक्रम समझने, उससे संबंधित पढ़ने, सामग्री को इकट्ठा करने में ही लग गया। एक वर्ष बाद जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया, तभी मैंने एग्ज़ाम के फॉर्म भरे। इसकी इजाज़त भी पति से ली। एक बार तक असफल रही थी। पतिदेव ने इस बार भी दरिया दिली दिखाई, ताकि उनके तानों के तरकश में एक तीर और शोभा बढ़ाए। खैर, मैंने परीक्षा दी और आश्चर्य, पहली ही बार में प्रीलिम निकाल लिया। एकदम से घर का माहौल बदल ही गया। पतिदेव तो शॉक्ड थे, और बच्चे, अचानक मेरा स्टेटस उनकी नज़र में बढ़ गया। अब तो बच्चे मुझे पुश करते। वो बड़े हो रहे थे, नई से नई करंट बातें मुझ तक पहुँचाते और फिर मेरी याददाश्त की जांच करते। और बहरहाल एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया। आज इस पद पर हूँ। दीपा दी ने एक गहरी लंबी सांस ली। लेकिन बाकी बातें, आपके बारे में वो सब, देखो यार, औरतें चाहें जहाँ पहुँच जाए, आदमी की निगाह में वो सिर्फ एक मादा ही होती हैं। ये भी एक फैक्ट ही है। किसी से हंस बोल लो तो 2 बातें बनते देर नहीं लगती। अब वो प्रकरण शांत हो गया है। और रीना दी, मैं सब कुछ जान लेना चाहती थी। फिर जाने कब ऐसा सुयोग मिले, फिर जाने कब दी इस मोड़ में मिले। लगता है कोई कहानी लिखने का आइडिया आ गया है तेरे दिमाग में। दीदी, बताइए ना रीना दी के बारे में। कैसी हैं, कहाँ हैं वे? वैसी ही है जैसा कोई हो सकता है, जल्लाद आदमी को सहते हुए। मुझे तो उस पर इतना गुस्सा आता है, पर उसे लगता है पीड़ा में प्लेजर मिलता है। अपनी कारा हर व्यक्ति को खुद तोड़नी होती है। हम दोनों की परवरिश एक जैसी हुई, एक जैसी शिक्षा और एक जैसी शादी। कोई नहीं कह सकता था कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। किस्मत देख, दोनों के पति इक्वल पोस्ट पर हैं। दोनों का मन मिजाज भी एक जैसा। अपनी नियति हम औरतों को खुद तय करनी होती है। या तो छत और रोटी के लिए पालतू बन जाए, या फिर अपने सम्मान के लिए, अपने मनुष्य होने के एहसास के लिए अपनी छत और अपनी रोटी का जुगाड़ अपने श्रम, अपने कौशल से करें। रीना को पालतू बन जाता ज़्यादा आरामदायक लगता होगा। क्या हुआ जो कभी कभार पति ने 2-4 तमाचे जड़ दिए, या बाह मुरेड़ दी, या चेहरे पर पड़े काले निशान छुपाने के लिए एक्स्ट्रा मेकअप करना पड़ा। दीदी, आप हमेशा से मेरी रोल मॉडल रही हैं। आपको सैल्यूट करने को जी चाहता है।
रीना दी के लिए उदासी महसूस करने के बावजूद दीपा दी के जज्बे के प्रति आदत भाव व्यक्त करने से मैं खुद को रोक नहीं पाई। आखिर कितने होते हैं ऐसे जो स्वयं को साबित कर पाते हैं। अरे मैं अकेली नहीं जो शादी के 15 साल बाद अधिकारी बनी हूँ। मेरे साथ ही थी ट्रेनिंग में शिवानी जी। उन्होंने भी शादी के 16 वर्षों बाद ये परीक्षा पास की थी। बस हमारी कहानी में डिफरेंस ये था कि मैंने पति की प्रताड़ना के विरोध स्वरूप इधर का रास्ता अपनाया और उन्होंने पति के सहयोग और प्रोत्साहन से। तो यार इसी दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अब अपनी किस्मत ही धोखा दे जाए तो किसे दोष दे, कहकर वह मुक्त हंसी हंस दी थी। आज भी उनकी वो हंसी, उनके वो फैक्ट्स याद कर मेरे होंठ मुस्कुराहट में फैल जाते हैं। अगले ही पल वह मुस्कुराहट सिमटकर उदासी में परिवर्तित हो जाती है। रीना दी जो याद आ जाती हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।